हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, एक परमाणु की n कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसके नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है, द्रव्यमान संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए आपको दे दिया 25, ऑप्शन बी आपको दे दिया 27, ऑप्शन सी आपको दे दिया 35 और ऑप्शन डी आपको दे दिया 43। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो डेटा दिया रहता है उसको नोट कर लेते हैं। तो n कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो n कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होने का सेंस है प्यारे दोस्तों कि इन्होंने इसके पहले के यल यम एक कक्षाएं कंप्लीट किया होगा तभी n कक्षा में पहुंचा होगा। तो k में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, l में 8 इलेक्ट्रॉन और m में 8 इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि n कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होने का सेंस है कि इन्होंने इसके पहले k l m को कंप्लीट किया होगा तभी n में पहुंचा होगा। फिर आगे आपको दे दिया है न्यूट्रॉनों की संख्या। जो न्यूट्रॉन की संख्या आपको दे दिया है वो आपको दे दिया 18। आपसे द्रव्यमान संख्या पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ये सारे जोड़ देना है, तो 2 और 8 10 और 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25। यानी इस कोश में 25 इलेक्ट्रॉन है और 18 न्यूट्रॉन। आपको निकालना है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर आपका होता है न्यूट्रॉनों की संख्या धन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या यह कहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या 25 है और न्यूट्रॉन की संख्या 18 है, तो दोनों जोड़ देंगे तो 43 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा यौगिक अष्टक नियम का अनुपालन नहीं करता है? ऑप्शन ए आपका है pH3, ऑप्शन बी आपका है H2O और ऑप्शन सी आपका है PCl3 और ऑप्शन डी आपका है PCl5। तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया है, चेक करते हैं कि कौन सा अष्टक नियम को पालन नहीं करता है। ए आपको दे दिया है pH3, बी आपको दे दिया है H2O और सी ऑप्शन आपको दे दिया है PCl3 और डी ऑप्शन आपको दे दिया है PCl5। अब आपको चेक करना है कि कौन अष्टक नियम को फॉलो नहीं करता है। तो फास्फोरस जो होता है इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन ले लिया और H3 है तो 1 2 3। इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ए तो ए आप देख रहे हैं अष्टक नियम फॉलो कर रहा है। 3 दूना 6 ए हो गया और 2 8, यानी ए अष्टक नियम को फॉलो कर रहा है। अब सेकंड वन चेक करते हैं, तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में आपका कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 3 5 और 1 6 और H2 है तो एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ। इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको मिला देते हैं तो देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 और 4 1, तो 4 दूना 8, यानी ए भी फॉलो कर रहा है। अब PCl3 को देखते हैं, तो फास्फोरस के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया और Cl3 तो क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 फिर 7, तो 3 2 5 6 7, 2 2 4 3 7, सारे 7 7 हो गए। अब मिला दीजिए, तो यहाँ से एक इसको मिला दिया, एक यहाँ से इसको मिला दिया, इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला दिया और ए वाला जो है इसको यहाँ से मिला दीजिएगा। अब देखिए फास्फोरस का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है कि नहीं, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी इसका भी कंप्लीट है। तो 3 ऑप्शन मैंने चेक किया जो कि अष्टक नियम को फॉलो कर रहा है, तो एक ही ऑप्शन जो आपका बच रहा है जो कि अष्टक नियम को फॉलो नहीं कर रहा होगा। फॉलो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि PCl5 है। यदि आप क्लोरीन एक और यहाँ पर और लगा देते यहाँ पर और, तो ये PCl5 के रूप में हो जाता है, तो इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, तो फास्फोरस के 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी अष्टक को फॉलो नहीं करेगा PCl5। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धातु के फास्फेट का सूत्र MpO4 है तो नाइट्रेट का सूत्र होगा। ऑप्शन ए आपका है MnO3, ऑप्शन बी आपका है M2NO3 का ट्वाइस, ऑप्शन सी आपका है MnO3 का ट्वाइस और ऑप्शन डी आपका है MnO3 का थ्राइस। तो फास्फेट का सूत्र यदि MpO4 है
तो नाइट्रेट का जो सूत्र होगा वो होगा आपका MnO3 का थ्रायस। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 60 मिनट है, 3 घंटे बाद उस पदार्थ का कितने प्रतिशत शेष रह जाएगा? ऑप्शन ए आपको दे दिया 50%, ऑप्शन बी आपको दे दिया 75%, ऑप्शन सी आपको दे दिया 25% और ऑप्शन डी आपको दे दिया 12%। तो सबसे पहले आपको टी हाफ की वैल्यू दे रखा है 60 मिनट और यहाँ पर आप देखेंगे टी की वैल्यू दे दिया 3 घंटा, तो 3 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो 3 गुणे 60 हो जाएगा। आपका फार्मूला होता है टी बराबर n इंटू टी हाफ। तो टी की वैल्यू कितना लेना है? 3 गुणे 60 बराबर n का मान नहीं पता है, टी हाफ का मान 60 लेना, 60 से कैंसिल, n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। आपको निकालना है कितना प्रतिशत शेष रह जाएगा। तो आपका फार्मूला होता है n बराबर n0 हाफ पे पावर n। तो n0 का मान कितना आपको लेना है? n0 का मान आप 100% हमेशा लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 1/2 और n स्मॉल n का मान आपने निकाला है 3, तो 100 बटा कितना हो जाएगा? 1/2 का और क्यों करेंगे तो 8। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 12.5। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 90 थोरियम 232 के रेडियो एक्टिव रिटर्न के से अंत में 82 पीबी 208 मिलता है, तो उत्सर्जित होने वाले अल्फा एवं बीटा कणों की संख्या होगी। ऑप्शन ए आपका है 6 अल्फा एवं 6 बीटा, ऑप्शन बी आपका है 5 अल्फा एवं 5 बीटा, ऑप्शन सी आपका है 6 अल्फा एवं 4 बीटा और ऑप्शन डी आपका है 4 अल्फा एवं 6 बीटा। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया है, 90 थोरियम 232 है, ए विघटित होकर आपको मिलता है 82 पीबी 208, 82 पीबी और 208। तो आपको चेक करना है कि कितने अल्फा और कितने बीटा कण निकलने पर आपका ये पदार्थ बना। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, एक अल्फा कण निकलता है तो जो द्रव्यमान संख्या आपका होता है, द्रव्यमान संख्या आपका होता है और एक आपका होता है परमाणु क्रमांक। तो एक अल्फा कण निकलता है, एक अल्फा कण यदि निकलता है तो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है। एक अल्फा कण निकलने पर द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है। लेकिन वहीं पर एक बीटा कण निकलता है तो द्रव्यमान संख्या में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है, लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं, तो अल्फा कण निकलने पर केवल द्रव्यमान संख्या में ही कमी वृद्धि होगी, यानी एक अल्फा कण पे 4 पे कमी हो रही है। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या आपका कितना हो रहा है? 232 से घटकर हो जा रहा है 208। तो देख लीजिए कितना घट रहा है, तो 12 में से 8 जाएगा 4 2, यानी 24 द्रव्यमान संख्या आपका घट रहा है। तो 24 द्रव्यमान संख्या घटने का सेंस क्या है? एक अल्फा कण पे 4 तो 24 घट रहा है, यानी 6 अल्फा कण तो होंगे। ये तो आपको क्लियर हो गया कि 6 अल्फा कण होंगे। तो आप देख लीजिए कि 6 अल्फा किस किस ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में 6 अल्फा दिया है। 2 ऑप्शन आपके वैसे ही कैंसिल हो गए, ऑप्शन बी और डी। अब आपको चेक करना है कि 4 बीटा होगा या 6 बीटा। तो सबसे पहले ऑप्शन डी को चेक करते हैं कि 4 बीटा होगा या 6 बीटा। तो ये तो 6 अल्फा कण निकलने पर द्रव्यमान संख्या आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन जब 6 अल्फा निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में कितने की कमी आएगी? 12 की कमी आएगी, यानी 90 में से आप 12 घटाएंगे तो 78 आपको मिलेगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यदि मैं ऑप्शन नंबर सी को लेता हूँ 4 बीटा को, तो 4 इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि एक बीटा कण निकलने पर एक इलेक्ट्रॉन की, एक परमाणु क्रमांक 1 की वृद्धि होती है। तो 4 बीटा कण निकलेंगे तो 4 परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी, यानी आपका हो जाएगा 82। इस तरीके से आपका 6 अल्फा और 4 बीटा पर ए आपका ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं ऑप्शन से। तो आपको द्रव्यमान संख्या में पहले चेक कर लेना है, उसके बाद से परमाणु क्रमांक में। द्रव्यमान संख्या से चेक करेंगे तो आपसे 2 से 3 ऑप्शन आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, वैसे ही
बाहर हो जाएंगे, तो आपको एक ही दो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड मुक्त करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए आपका है 0.2 फैराड, ऑप्शन बी आपका है 1 फैराड, ऑप्शन सी आपका है 1.5 फैराड और ऑप्शन डी आपका है 96,500 कूलम। तो आपको सोडियम क्लोराइड की बात की जा रही है, तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का भार देख लीजिए कितना है। तो सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का आपका होता है 35.5। तो इसको आप जोड़ेंगे तो 58.5। तो 58.5 को आपको मुक्त करने के लिए, सोडियम क्लोराइड को मुक्त करने के लिए आपको 1 फैरेड की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है केवल और केवल 11.5 फैरेड की। तो 11.5 फैरेड का निकाल लीजिए, 11.5 बटे 58.5, तो ये आपका 1/5 के नियर अबाउट आएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.2 फैराड हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी गैस का आयतन एक विशिष्ट ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर 120 मिली है, ताप को स्थिर रखते हुए दाब को 5 वायुमंडलीय दाब पर ले जाते हैं, गैस का बदला हुआ आयतन होगा। ऑप्शन ए आपका दे दिया है 24 मिली, ऑप्शन बी आपको दे दिया है 115 मिली, ऑप्शन सी आपको दे दिया 125 मिली और ऑप्शन डी आपको दे दिया 600 मिली। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको दे दिया उसको नोट कर लेना है। एक वायुमंडलीय दाब यानी जो P1 का मान दे दिया है 1, ओके। फिर 120 मिली यानी V1 का मान आपको दे दिया है 120। उसके बाद से आपको दाब को 5 वायुमंडलीय दाब यानी P2 का मान 5 कर दिया जाए, तो V2 का मान आपसे पूछा जा रहा है। आपने बायल के नियम में पढ़ रखा होगा कि P1 V1 बराबर आपका होता है P2 V2। तो यहाँ पर सारी वैल्यू रख दीजिए। P1 का मान 1 लेना है, V1 का मान 120 लेना है, P2 का मान 5 लेना है और V2 का मान नहीं पता है, किसको आप मान लीजिए x। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 120/5 यानी कितना आ जाएगा 24 मिली आयतन होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है M20HCl कितना आयतन M/10 NaOH के 20 मिली को उदासीनीकृत करने के लिए आवश्यक होगा? ऑप्शन ए आपका है 30 मिली, ऑप्शन बी आपका है 40 मिली, ऑप्शन सी आपका है 20 मिली और ऑप्शन डी आपका है 10 मिली। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपका फार्मूला होता है NaOH या HCl, किसी को इधर उधर लिख सकते हैं तो लिख लेते हैं। HCl का तुल्यांकी भार बराबर आपका होता है NaOH का तुल्यांकी भार। यहाँ पर दो की बात की जा रही है, एक आपका HCl दूसरा NaOH। तो मैंने HCl इस साइड और NaOH उस साइड ले लिया। आप इधर उधर कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं NaOH का तुल्यांकी भार बराबर HCl का तुल्यांकी भार। तो आपका हो जाएगा M1V1 बराबर M2V2। तो आप सारी वैल्यू रख दीजिए। जो M1 का मान दे दिया है M/20 और जो V1 का मान दे दिया है वो आपको नहीं पता है तो V1 लिख लेते हैं। M2 का मान दे दिया है M/10 और V2 का जो मान दे दिया है वो आपको दे दिया है 20 मिली। तो यहाँ पर 20 रख देंगे। AM से कैंसिल, 10 से काटेंगे 10 दूना 20, तो V1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 40 मिली। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आकाश किसके कारण नीला दिखता है? ऑप्शन ए आपका है परिक्षेपण प्रभाव, ऑप्शन बी आपका है परावर्तन, ऑप्शन सी आपका है ट्रांसमिशन और ऑप्शन डी आपका प्रकीर्णन। तो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो प्रकीर्णन की वजह से होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि एक पदार्थ संतृप्त होने पर उष्मा निकालने के साथ घुलता है तो उसकी विलेयता, ऑप्शन ए आपका है ताप बढ़ने पर घटती है, ऑप्शन बी आपका है ताप बढ़ने पर बढ़ती है, ऑप्शन सी आपका परिवर्तित नहीं होती है और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो पदार्थ संतृप्त होने पर उष्मा निकलने के साथ ताप बढ़ने पर घटती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया वो है जिसमें क्रियाकारक पदार्थ में, ऑप्शन ए आपका उत्पादों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी आपका है उत्पादों की अपेक्षा कम ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी आपका है उत्पादों की अपेक्षा अधिक ताप पर होते हैं और ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में आपका उत्पादों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी जो ऊष्मा आपकी होती है वो पर्याप्त मात्रा में होती है, तो उत्पाद के उपरांत ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस ब्लॉक में धातु अधातु उदात तथा अक्रिय गैस सभी उपस्थित होती हैं? ऑप्शन ए आपका एस ब्लॉक, ऑप्शन बी आपका पी ब्लॉक, ऑप्शन सी आपका है डी ब्लॉक और ऑप्शन डी आपका एफ ब्लॉक। तो पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु अधातु उदात और अक्रिय गैस सभी पाए जाते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जल का उच्च गलनांक होता है क्योंकि ऑप्शन ए आपका है इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ऑप्शन बी आपका है इसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, ऑप्शन सी आपका है इसका उच्च जल विद्युत स्थिरांक होता है, ऑप्शन डी आपका है इसका निम्न वियोजन स्थिरांक होता है। तो जल का क्वथनांक उच्च होने का कारण ये होता है कि इसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, क्योंकि जो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2, तो हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने का कारण जल का जो क्वथनांक होता है वह उच्च होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्षार धातुओं के संदर्भ में सत्य कथन है। ऑप्शन ए आपका है धनायन परमाणु से कम स्थायी होता है, ऑप्शन बी आपका है धनायन परमाणु से छोटा होता है, ऑप्शन सी आपका है धनायन व परमाणु का प्रायः एक ही आयाम होता है, ऑप्शन डी आपका है धनायन परमाणु से बड़ा होता है। तो क्षार धातुओं के संदर्भ में जो सत्य कथन है धनायन परमाणु से कम स्थायी होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव हैं। ऑप्शन ए आपका है CO2 और N2, ऑप्शन बी आपका है CO2 और H2, ऑप्शन सी आपका है CO और N2 और ऑप्शन डी आपका है CO और H2। प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव जो है वो आपका है CO और N2। जो आपका CO प्लस का N2 होता है यही आपका प्रोड्यूसर गैस होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहीं पर यदि वाटर गैस पूछता तो आपका होता है CO धन H2, तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। जब वाटर गैस पूछेगा तो CO धन का H2 करना है और प्रोड्यूसर गैस तो CO धन N2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सल्फर का अणु सूत्र। ऑप्शन ए आपका H2, ऑप्शन बी आपका H4, ऑप्शन सी आपका H6 और ऑप्शन डी आपका H8। तो सल्फर का जो सूत्र है वो आपका S8 है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कांच किसमें घुलनशील है। ऑप्शन ए आपका HF, ऑप्शन बी आपका H2SO4, ऑप्शन सी आपका है HCl4 और ऑप्शन डी आपका है अम्लराज। तो जो कांच घुलनशील है वो आपका अम्लराज में। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्यूप्रा अमोनियम आयन की संयोजकता निम्न में से होती है। ऑप्शन ए आपका है +4, ऑप्शन बी आपका है +2, ऑप्शन सी आपका है -2 और ऑप्शन डी आपका है -4। तो सबसे पहले क्यूप्रा अमोनियम का रासायनिक सूत्र देख लीजिए। तो जो क्यूप्रा अमोनियम का रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है CuNH3A4 होगा, उसके बाद से यहाँ पर होता है +2। ये आपके क्यूप्रा अमोनियम का रासायनिक सूत्र है। संयोजकता पूछा जा रहा है कितना होगा +2। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिनेबार किसका है। इसका ऑप्शन ए आपका है Hg, ऑप्शन बी आपका है कॉपर, ऑप्शन सी आपका है Pb और ऑप्शन डी आपका है Zn। तो सिनेबार जो है वो Hg का आयस है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मीथेन अणु की आकृति है। ऑप्शन ए आपका है चतुर्थफलक, ऑप्शन बी आपका है अष्टफलक, ऑप्शन सी आपका है रैखिक और ऑप्शन डी आपका है त्रिकोणीय। तो मीथेन की बात की जा रही है। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। तो इसका संरचना सूत्र इस प्रकार से बनता है, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। तो कैसा होगा चतुर्थ फलकी, क्योंकि 4 फलक हैं 1 2 3 4। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा HgCl2 के साथ अवक्षेप देता है। ऑप्शन ए आपका है फार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी आपका है एसिटिक अम्ल और ऑप्शन सी आपका है प्रोपियोनिक अम्ल और ऑप्शन डी आपका है ब्यूटायरिक अम्ल। तो जो आपका फार्मिक अम्ल होता है वो HgCl2 के साथ अवक्षेप देता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फार्मेमाइड का सूत्र है। ऑप्शन ए आपका है SCONH2, ऑप्शन बी आपका है
CH3CONH2 ऑप्शन सी आपका है SCOONH4 ऑप्शन डी आपका है SCHO NH3। तो फार्मीमाइड का जो सूत्र होता है SCONH2। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आइसोप्रीन एकक है ऑप्शन ए आपका स्टार्च का, ऑप्शन बी आपका है संश्लेषित रबड़ का, ऑप्शन सी आपका है पीवीसी का और ऑप्शन डी आपका है प्राकृतिक रबड़ का। जो आपका आइसोप्रीन एकक है वो प्राकृतिक रबड़ का। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एनिलीन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए आपका है ऊन के क्राइंपिंग में, ऑप्शन बी आपका है रंजक उद्योग में, ऑप्शन सी आपका है सरेस बनाने में और ऑप्शन डी आपका है जल्दी सूखने वाली वर्निश के निर्माण में। तो एनिलीन का उपयोग जो होता है वो रंजक बनाने उद्योग में। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक 21 आपको दे दिया गया है कि बाह्य इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं के मान होंगे। ऑप्शन ए आपका n बराबर 2 l बराबर 2, ऑप्शन बी आपका n बराबर 3 l बराबर 3, ऑप्शन सी आपका है n बराबर 3 l बराबर 2 और ऑप्शन डी आपका n बराबर 2 l बराबर 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया है। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट हो तो आप उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।